Hello everyone, welcome again for topic of green chemistry and nanochemistry. ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री के टॉपिक हमें स्टार्ट किया है। उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल हमने कल पढ़ा था कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। रादर ये है कि एक इंडस्ट्री में से जो वेस्ट बाहर निकल रहा है कुड बी एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंड इंडस्ट्री, ये भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने एफ्लुएंट का एग्जांपल देखा था। जो पावर स्टेशंस होते हैं उससे एक ऐश काइंड ऑफ सब्सटेंस बाहर निकलता है, वो हम ब्रिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन कल हुआ था फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में। सेकेंड है वहाँ पे एटम इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। एटम इकोनॉमिक मतलब ये है कि जो भी स्टार्टिंग मटेरियल आप वहाँ पे ले रहे हो, स्टार्टिंग मटेरियल में जितने भी एटम्स है वहाँ पे, लाइक हम बोल सकते हैं कि वो मटेरियल जो है वो मटेरियल हमें पूरे के पूरे, वो एटम पूरे के पूरे हमें यूज़ करने हैं। वो एटम को आपको वेस्ट नहीं करना है। एटम इकोनॉमी आपको ये मेजर वहाँ पे देता है कि अनवांटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अनवांटेड प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रिएक्शन में कैसे प्रोड्यूस होते हैं। कल मैंने उसके लिए आपको कहा था कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, ब्यूटेनॉल का कन्वर्जन उनको करना है ब्रोमोब्यूटेन में, और वो रिएक्शन में से एटम इकोनॉमी उन्होंने निकाली है वहाँ पे परसेंटेज में। तो एटम इकोनॉमी मतलब क्या है, वेस्ट जो है या बाय प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं उनका मेजर हमको यहाँ पे मिल जाता है, और एक्चुअल में हमारे जो स्टार्टिंग मटेरियल के एटम्स है वो कितने यूज़ हो रहे हैं हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के प्रिपरेशन के लिए, वो यहाँ पे हमें मिलता है। सो आई थिंक सो आपको वो ध्यान में आया होगा, और वो इलस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा और सिंपल वे में उन्होंने दिया हुआ है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, एक बार ट्राई करो, नहीं आया तो मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको बता सकती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। रादर कल के प्रीवियस लेक्चर में मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था। सो आज फिर से हम जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल, हर एक प्रिंसिपल आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, और उसको समझना, उसके एग्जाम्पल्स जो है वो याद रखना, मतलब इलस्ट्रेशंस किस लेवल पे दिए हैं, कौन से एग्जाम्पल्स उन्होंने यूज़ किए हैं, दैट वी हैव टू रिमेंबर इन डिटेल। दैट्स इट। यहाँ पे देखो अब थर्ड प्रिंसिपल है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। केमिकल सिंथेसिस जो है, या जो भी हम वहाँ पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो है वो लेस हजार्डस होनी चाहिए। मतलब वो लेस हजार्डस हो, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे आप केमिकल यूज़ करने वाले हो वो ऐसे होने चाहिए कि इट शुड बी सेफ टू द एनवायरनमेंट एज वेल। एनवायरनमेंट में कोई भी इम्पैक्ट वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है। अर्लियर DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ये जो एक यहाँ पे है दिया हुआ DDT के बारे में, इथेन का डेरिवेटिव है वो। तो DDT हम वहाँ पे यूज़ करते थे, किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, ये जो मॉस्किटोज़ है, टाइफॉइड है, मॉस्किटोज़ टाइफॉइड कॉजिंग जो होते, मतलब टाइफॉइड और मॉस्किटो जिन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की वजह से हो रहा है, मॉस्किटो की वजह से हो रहा है, वो मॉस्किटोज़ को मारने के लिए या वो मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए DDT हम यूज़ करते थे। बट लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट कि DDT कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे और उसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट दिखा रहा है, मतलब हजार्डस इम्पैक्ट दिखा रहा है। सो DDT का यूज़ हम अब नहीं करते। अब हम क्या करते हैं, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है उसका यूज़ हम करते हैं, विच इज़ अ गैमा आइसोमर। एक्चुअली वो गैमा आइसोमर उसको कहा जाता है, गैमा आइसोमर ऑफ BHC हम यूज़ करते हैं एज एन इंसेक्टिसाइड। अब गैमा आइसोमर क्या है क्या नहीं, वो इतना डिटेल में जाने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो आइसोमर है वहाँ पे उसे गैमाक्सिन भी कहा जाता है, या लिंडेन भी वहाँ पे कहा जाता है। तो वो DDT के प्लेस पे आजकल हम यूज़ करने लगे।
उससे हम बोल सकते हैं कि हजार्डस केमिकल मतलब सिंथेसिस यू कैन से या केमिकल प्रोसेस भी ज़्यादा हजार्डस नहीं होती। डीडीटी के इसमें से हो क्या रहा था, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। और डीडीटी जो है वो सॉइल है या जो भी हम बोल सकते कि सरफेस के ऊपर उसके जो भी ऐसे ड्रॉपलेट्स है वो वहाँ पे रहते थे और वो कॉज करते थे एनवायरनमेंट को हजार्डस इम्पैक्ट वहाँ पे हो रहा था। इसलिए डीडीटी को बैन कर दिया गया एंड देन वी विल हैव अ BHC नाउअडेज। ठीक है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड गैमा आइसोमर ऑफ BHC हम यूज़ करते हैं, जिसे गैमाक्सिन भी कहा जाता है या लिंडेन भी वहाँ पे कहा जाता है। मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ दिस ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री का फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू यू कैन से प्रीवियस वन, जो डिज़ाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल्स। डिज़ाइनिंग ऑफ सेफर केमिकल मतलब ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्ट्स आप वहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हो, केमिकल प्रोडक्ट्स आप प्रिपेयर करने वाले हो या केमिकल प्रोसेस आप वहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हो, ऐसी होनी चाहिए कि वो लेस टॉक्सिक है एंड इट रिक्वायर्स अ लेस टॉक्सिक मटेरियल एज वेल। रॉ मटेरियल जो लिया जाता है वो भी अगर लेस टॉक्सिक है तो काफ़ी सारा फ़ायदा वहाँ पे होता है और उससे केमिकल प्रोडक्ट भी लेस टॉक्सिक ही वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चर्ड मिलता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इलस्ट्रेशन, यहाँ भी बहुत बेस्ट इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया हुआ है। बहुत जगह पे ये होता है कि आजकल केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं बेसिकली, वो वर्कर्स जो है वो हमेशा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट को वहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। उनको भी वहाँ पे काफ़ी सारे डिसीज़ेस होने लगे हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ेस है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, ये वहाँ पे उनको भी होने लगे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ टॉक्सिक केमिकल के पूरे एनवायरनमेंट में वो वहाँ पे रहते हैं, बिकॉज वो केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। बट अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमने ऐसा किया कि रॉ मटेरियल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर वहाँ पे कम से कम टॉक्सिक है तो वो पर्टिकुलर वर्कर्स की सेफ्टी भी हम फॉलो कर सकेंगे, वर्कर्स की सेफ्टी पे भी हम ध्यान दे सकेंगे और उसके साथ साथ ही एनवायरनमेंट पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो ये भी हम वहाँ पे देख लेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि केमिकल फैक्ट्री के लिए जो वर्कर्स होते हैं वो काफ़ी केमिकल फैक्ट्री का एक वैल्यूएबल पार्ट समझा जाता है वहाँ पे, कि जो भी एक केमिकल फैक्ट्री चला रहा है उसको जैसे बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि वेस्ट इतना नहीं निकलना चाहिए, सीवेज में इतनी केमिकल नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। उसके साथ साथ ही वर्कर जो है, वर्कर जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो वर्कर की सेफ्टी को भी ध्यान रखना उनके वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो अगर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल हम यूज़ कर सके तो इट इज़ बेटर कि हम क्या करते हैं, फिर वो जो वर्कर्स है उनकी भी सेफ्टी का ख्याल अल्टीमेटली रख पाएंगे। इलस्ट्रेशन में उन्होंने दिया है देखो कि वहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक दिया हुआ है कि एडिपिक एसिड जो है, ठीक है, एडिपिक एसिड जो है वो काफ़ी सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। बट एडिपिक एसिड को जब प्रिपेयर करना होता है, एडिपिक एसिड का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो बेंजीन से किया जाता है। अब अगर बेंजीन से हम एडिपिक एसिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेंजीन पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा कि हाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन आर इन अकॉर्डेंस विद द सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, बेंजीन जो है वो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, VOC जिसे कहा जाता है। बेंजीन कार्सिनोजेनिक भी है। ठीक है, सो अगर इस तरीके का बेंजीन यूज़ करके हम एडिपिक एसिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि जो एडिपिक एसिड हम पॉलीमर इंडस्ट्री में तो वाइडली यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा भी है पॉलीमर इंडस्ट्री में कि पॉलीमर जो होते हैं उसमें हमने पढ़ा भी है वहाँ पे कि एडिपिक एसिड जो है वो लेके हम पॉलीमर्स का प्रिपरेशन वहाँ पे करते हैं। सो ये एडिपिक एसिड बेंजीन से प्रिपेयर होता है और बेंजीन है कार्सिनोजेनिक, वो है वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर ऐसा हुआ कि कार्सिनोजेनिक मटेरियल या ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी वहाँ पे राइट ट्रैक नहीं है फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स विच आर डूइंग जॉब इन द पर्टिकुलर environment।
ठीक है। सो ये एडिपिक एसिड को अगर आप बेंजीन से प्रिपेयर नहीं करोगे तो क्या करोगे, दूसरा कोई अल्टरनेटिव है आपके पास, दैट इज़ नथिंग बट डिजाइनिंग सेफर केमिकल। सेफर केमिकल, अब एडिपिक एसिड तो आपको चाहिए, पॉलीमर इंडस्ट्री को तो आगे बढ़ाना है, बट एडिपिक एसिड बेंजीन से प्रिपेयर नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि एंजाइमेटिकली ये हो सकता है कि एंजाइम वगैरह यूज़ करके ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से हम क्या कर सकते हैं, एडिपिक एसिड जो है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो काफ़ी आसान भी होगा, काफ़ी प्रॉफिटेबल लेवल पे भी वहाँ पे रहेगा, तो ये एक वे आउट वहाँ पे निकल सकता है। सो सिंपल है, दिस इज़ द थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ अ ग्रीन केमिस्ट्री विच रिजेंबल्स अ क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, कि यहाँ पे लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस करो, ऐसा उन्होंने कहा है। जो भी हजार्डस केमिकल है उनको वहाँ से मतलब उनके अल्टरनेटिव्स को ढूंढो, और यहाँ भी उन्होंने वैसे ही कहा है कि रॉ मटेरियल आप जो यूज़ कर रहे हो वो रॉ मटेरियल भी आपका क्या होना चाहिए, लेस हजार्डस होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे फिफ्थ प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज। अब यहाँ पे ये है क्या एग्जैक्टली, सॉल्वेंट्स के बारे में हमें पता है कि सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज भी क्या है, वहाँ पे केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि वो सेपरेशन टेक्निक्स में वहाँ पे यूज़ होते हैं, 2-3 सब्सटेंस का मिक्सचर है और वहाँ पे हाँ आप एक ऑक्सिलरी सब्सटेंस वहाँ पे डालते हो, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस वो जो 2-3 है एक मिक्सचर में वो सेपरेट आउट धीरे धीरे हो जाते हैं। सो ऑक्सिलरीज मतलब क्या है कि सेपरेशन में यूज़ होने वाले कुछ केमिकल्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली ये उनका बोलना है कि बहुत से केमिकल प्रोसेसेस ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पे सॉल्वेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हो तो रहा है, बट उसके साथ साथ सेपरेशन टेक्निक्स के लिए भी हम अलग अलग से सॉल्वेंट या अलग अलग से केमिकल्स वहाँ पे यूज़ करते हैं विच आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज। उससे क्या हो रहा है बेसिकली कि अगर हम इतने सॉल्वेंट इतने ऑक्सिलरीज का यूज़ करेंगे तो लास्ट में मतलब जब हम प्रोडक्ट हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है तो उसके साथ साथ वेस्टेज भी काफ़ी होता है, ठीक है, वेस्ट ऑफ केमिकल भी काफ़ी होता है जिससे नुकसान हो सकता है एनवायरनमेंट को, तो ये उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट यहाँ पे हम क्या करें बेसिकली, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलस्ट्रेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छे से दिया है। सॉल्वेंट्स आप यूज़ करो बट सॉल्वेंट्स में वाटर को रखो विच एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बेसिकली, ठीक है, कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है कि जो वाटर को एज अ सॉल्वेंट ट्रीट हम उसमें नहीं कर सकते। वाटर है, उसके साथ साथ सुपर हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब ये जो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप यूज़ कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट, वो भी यूज़ हो सकता है इन स्पाइट ऑफ यूजिंग हेलोजिनेटेड वोलेटाइल सॉल्वेंट्स। अब ये हेलोजिनेटेड वोलेटाइल सॉल्वेंट्स कौन से हैं, CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन है, CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ये जो सॉल्वेंट्स है ना, ये सॉल्वेंट्स बेसिकली सॉल्वेंट की जगह पे हम यूज़ करते हैं, बट इनके अल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे हैं। और ये जो हैलोजिनेटेड है वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं, ये वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से जो भी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है उसको काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती है, काफ़ी उसके हेल्थ पे बुरा इम्पैक्ट वहाँ पे दिखाई देता है। सो ये करने से बेटर होगा कि हम क्या करें वहाँ पे कि सॉल्वेंट भी ऐसे यूज़ करें या ऑक्सिलरीज भी ऐसे यूज़ करें कि जहाँ पे वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके हेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट ना हो। और भी उन्होंने ये कहा है कि सॉल्वेंट हम ऐसे यूज़ करें कि जहाँ पे सोल्यूट डिज़ोल्व हो सके, उसका सॉल्यूशन अच्छे से बन सके, ठीक है, इस तरीके के सॉल्वेंट्स वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये भी हो रहा है कि बहुत सारे केमिकल फैक्टरीज जैसे एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट कि many chemical factories they use number of chemicals, number of solvents and in a more volume you can say, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट या ऑक्सिलरीज यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव है, उसके लिए भी अल्टरनेटिव हम ढूंढ लें
या उसके लिए भी काफ़ी एक इको फ्रेंडली ऐसे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। मतलब उसमें वाटर एक बेस्ट सॉल्वेंट है, उसके बाद सुपर क्रिटिकल CO2 को उन्होंने मेंशन किया है। और भी ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स है कि जो हम हेलोजिनेटेड वोलेटाइल सॉल्वेंट के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कर सकता है फिर, अगर ऐसे सॉल्वेंट्स हम यूज़ करें तो वो रिड्यूस कर सकता है, रिस्क को रिड्यूस कर सकता है। बिकॉज मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यू कैन से, अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हमें बात करनी है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कैसे होते हैं, मेनी ऑफ देम आर वोलेटाइल इन नेचर, दे आर वोलेटाइल इन नेचर, दे कॉजेस हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द वर्कर्स विच आर वर्किंग ओवर देयर। ठीक है, सो ये रिड्यूस करने के लिए सेफ़र सॉल्वेंट्स यूज़ करने चाहिए एंड ऑक्सिलरीज भी यूज़ करने चाहिए। ये ऑक्सिलरीज मतलब सेपरेशन टेक्निक्स में यूज़ किए हुए केमिकल, जहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि सेपरेशन टेक्निक में एक कोई तो भी तीसरा एक मटेरियल हम डालते हैं तो दो का मिक्सचर अगर है सब्सटेंस का तो दोनों अलग होते हैं, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है, एक ऊपर वो जो पानी जैसा होता है उसके फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो ये ऑक्सिलरीज जब हम यूज़ करते हैं तब भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा भी वॉल्यूम में या ज़्यादा भी क्वांटिटी में वो ऑक्सिलरीज नहीं डालने हैं। दे आर ऑक्सिलरीज, दे आर नॉट अ स्टार्टिंग मटेरियल और दे आर नॉट अ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, सो ये ऑक्सिलरीज भी कम क्वांटिटी में यूज़ करने चाहिए। सॉल्वेंट्स जो है वो प्रॉपर यूज़ होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को क्या करना है, आपको अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है डिज़ाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये बात तो आ ही जाती है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है, या हम बोल सकते हैं कि यूज़ ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, हीट के फॉर्म में हो, वो एनर्जी का यूज़ जो है वो थोड़ा मिनिमाइज़ करना होगा। बिकॉज नाउअडेज़ ये बहुत जगह पे दिखाई देता है कि केमिकल फैक्ट्रीज़ में जो भी नंबर ऑफ़ रिएक्शंस वहाँ पे चल रहे हैं, वो रिएक्शंस जल्दी से कंप्लीट होने के लिए, जल्दी से जो प्रोडक्ट है वो हाथ में आने के लिए क्या किया जाता है कि रूम टेम्परेचर से हाई लेवल तक टेम्परेचर लिया जाता है, प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा लिया जाता है और वो रिएक्शन कैरी आउट होते हैं। बट ये ना किया जाए इस तरीके का, वो रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पे हो रही है, मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हो तो इट विल बी बेटर फॉर अस, वो काफ़ी बेटर रहेगा और वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एंड देयर बाय वी कैन मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनर्जी एज वेल। तो ये भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर हम बोल सकते हैं कि मैडम, आप बोलोगे कि मैम ये कैसा है कि हम ज़्यादा हीट ना यूज़ करें, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ना यूज़ करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रॉपर कैटलिस्ट है कि जो पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट भी बढ़ा सकते हैं और विदाउट एनी स्पेंडिंग ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी वो वहाँ पे हो सकता है। दिया हुआ है कि बायो कैटलिस्ट जो होते हैं, कुछ बायो कैटलिस्ट तो ऐसे होते हैं कि दे आर वर्किंग एट द एम्बियंट कंडीशन, मतलब जो भी कंडीशन है प्रेशर की, टेम्परेचर की, दोनों कंडीशन पे वो बायो कैटलिस्ट वर्क कर सकते हैं। ऐसे भी कैटलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है बट उसका यूज़ नहीं किया जाता। और भी है यहाँ पे कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि केमिकल सिंथेसिस में रिफ्लक्सिंग जो होता है, रिफ्लक्स किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसको हीट करना है आपको और हीट करने के बाद दूसरे मटेरियल को उसमें डालना है। तो ये जो रिफ्लक्सिंग की प्रोसेस होती है ना, ये भी काफ़ी एनर्जी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश वहाँ पे हो सकती है। ये जो है कि टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करो, हीटिंग सिस्टम्स जो है वो अच्छे से वहाँ पे होनी चाहिए, लाइक माइक्रोवेव हीटिंग जो है वो भी वहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सो ये जो भी पॉइंट्स है उसकी वजह से होगा क्या, एनर्जी एफिशिएंसी। बेसिकली हम जो हीट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हीट देते हैं मतलब क्या करते हैं हम लोग, हीट कोई ऐसे पॉकेट में से निकाल के हीट नहीं देते हम क्या करते हैं, वहाँ पे सिलेंडर्स रखते हैं। सिलेंडर्स होते हैं एलपीजी के, तो वो एलपीजी के सिलेंडर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर बर्नर से अटैच होते हैं। बर्नर से हम वहाँ पे क्या करते हैं, हीट देने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली जो गैस है वो तो लग ही रहा है, वो वहाँ पे अगर आपको कम करना है
तो नंबर ऑफ़ मेथड्स हम कर सकते हैं। सबसे पहले कैटालिस्ट का यूज़ करो। कुछ बायो कैटालिस्ट ऐसे हैं कि जो एम्बिएंट कंडीशन पे बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब रूम टेम्परेचर और प्रेशर, एम्बिएंट कंडीशन इसे कहा जाता है। तो उसमें वो बायो कैटालिस्ट वर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिएक्शन का रेट भी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरे भी कोई कैटालिस्ट ऐसे ढूंढ लो कि जो कैटालिस्ट वहाँ पे मदद कर सके, रिएक्शन का रेट नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लक्सिंग प्रोसेसेस वहाँ पे अप्लाई की जाए। रिफ्लक्सिंग में क्या होता है कि एक सब्सटेंस को हीट देने के बाद दूसरा अगर आप उसमें डालते हो और वो मिक्स करने की कोशिश करते हो, तो पहले वाले सब्सटेंस में जिसे आपने हीट दी है वहाँ पे गैप्स तैयार हो जाते हैं, तो दूसरा उसमें काफ़ी अच्छे से मिक्स होता है, रादर दैन मिक्सिंग बोथ द सब्सटेंसेस एंड हीट बोथ द सब्सटेंसेस एट अ टाइम। ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ की मैं बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लक्सिंग की प्रोसीजर हर एक केमिकल रिएक्शन में अप्लाई हो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे अप्लाई वो करना चाहिए। टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करो, हीटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो वहाँ पे लगा दो तो भी चल सकता है। लाइक माइक्रोवेव हीटिंग जो है वो भी आप कर सकते हो। सो उससे क्या होगा, एनर्जी कहीं ना कहीं आप मिनिमाइज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसे है कि जो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो सकते हैं, एक प्रॉपर कैटलिस्ट का यूज़ करके हो सकते हैं, बट वहाँ पे उसे रूम टेम्परेचर से आगे वाले रूम टेम्परेचर से आगे लिया जाता है, लेके वहाँ पे हम वो रिएक्शन करते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर या प्रेशर पे रिएक्शन हो रही है, सो इट विल बी लाइक दैट ओनली। ऐसे ही होना चाहिए। कैटालिस्ट यूज़ करो, बायो कैटालिस्ट यूज़ करो, कैटालिस्ट ढूंढो कि दूसरे कौन से कैटालिस्ट वहाँ पे मिल रहे या नहीं मिल रहे। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ग्रीन केमिस्ट्री, बिकॉज एनर्जी का सेविंग करना या एनर्जी को वहाँ पे प्रिजर्व करना ये कोई आज की बात नहीं है। एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो वो एनर्जी को सेव करना, वो एनर्जी को प्रिजर्व करना, ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लाइक हमने कहा भी है ना कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो, उससे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक कंसेप्ट पढ़ी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कहा था मैंने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने आपको वही कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आज जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो चीज़ें हम ऐसे बनाएं कि उस प्रोसीजर्स या उस केमिकल प्रोसेसेस का इम्पैक्ट आपको फ्यूचर जनरेशन पे नहीं दिखना चाहिए। वो जो इम्पैक्ट की बात हो रही है, मतलब वो हज़ार्डस इम्पैक्ट की बात हो रही है, वो हज़ार्डस इम्पैक्ट जो है वो फ्यूचर जनरेशन पे नहीं दिखना चाहिए। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को सेट कर सकते हैं, एंड इट इज़ गिवन इन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री में 7th प्रिंसिपल हम देख रहे हैं। इन ऑल टोटल 10 प्रिंसिपल्स हैं, वो आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम लोग। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। रिन्यूएबल फीड स्टॉक मतलब जो भी मटेरियल, जो भी केमिकल स्टार्टिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो वो प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। बेसिकली वो नेचुरल होनी चाहिए रादर देन यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे पर्सपेक्टिव इज़ टुवर्ड पेट्रोकेमिकल। ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ना, इसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मूव करता है टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो है वो हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में वो वहाँ पे किया भी जाता है। सेपरेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स भी वहाँ पे किया जाता है। क्रूड ऑयल का सेपरेशन भी किया जाता है। ठीक है, बट ये वहाँ पे होना चाहिए कि नेचुरल बेस ही यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि यूज़ ऑफ केमिकल विच आर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल, मतलब प्लांट बेस्ड सोर्सेस से बने हुए जो केमिकल है वो यूज़ करने चाहिए रादर देन यूजिंग अदर केमिकल्स। मतलब सिंथेटिकली जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करने से ये बेहतर होगा कि प्लांट बेस्ड केमिकल हम यूज़ कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो जनरेट होता है वहाँ पे, तो क्रूड ऑयल अपने आप ही हो रहा है। क्रूड ऑयल का सेपरेशन हम करते हैं, उसमें से ही हम लोग फिर
बहुत से कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, नैफ्ता, केरोसिन एक्सेट्रा। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो इट शुड हैपन कि प्लांट बेस्ड जो भी केमिकल है उनका हम यूज़ करें, रादर देन यूजिंग अदर केमिकल्स। अदर केमिकल का यूज़ हम ना करें। इलस्ट्रेशन में उन्होंने ये दिया हुआ है, एक्चुअली एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम करेंगे, आजकल हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस जो है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, फीड स्टॉक्स वो यूज़ करते हैं। उससे हो क्या रहा है कि एनवायरनमेंट पे बर्डन आ रहा है, वो कम होते जा रहे हैं। सो द थ्रेट इज़ दैट कि वेदर आवर नेक्स्ट जनरेशन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट। वो जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको वो रिसोर्सेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पे ओवरकम करने के लिए, या वो जो एक पर्टिकुलर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है आजकल केमिकल्स का जो हम यूज़ करते हैं, विच आर नॉट नेचुरल बेस्ड, यू कैन से प्लांट बेस्ड केमिकल वो नहीं है। बट हमें ये भी सोचना चाहिए वहाँ पे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो वहाँ पे मिलते हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट जो होते हैं, वो एग्रीकल्चरल वेस्ट को भी यूज़ किया जा सकता है। वो यूज़ करके भी वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पर्सपेक्टिव अगेन टुवर्ड्स पेट्रोकेमिकल, काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स वहाँ पे बनाए जा सकते हैं कि जो पेट्रोकेमिकल का, क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हमें मिल सके। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो होते हैं वो बेसिकली वहाँ पे डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है, तो उसका डिग्रेडेशन भी होगा, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट भी नहीं होते रहेंगे, और वो यूज़ भी हो सकते हैं फॉर द यू कैन से प्लांट बेस्ड सोर्स केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। ये है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, प्लांट बेस्ड केमिकल शुड बी यूज्ड इन मोर नंबर। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड केमिकल्स हमें यूज़ करने चाहिए, वो बनेंगे तभी हम यूज़ कर पाएंगे, इसलिए तो ये फोकस हो रहा है बार बार कि प्लांट बेस्ड केमिकल वहाँ पे यूज़ होने चाहिए। नेक्स्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, जो मैं भी हमेशा से आपको बोलती आई हूँ, reduce derivatives, minimization of steps involved in the particular chemical process या particular chemical reaction। अब बहुत बार केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं, वो जो केमिकल प्रोसेस होती है, वो जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें कभी कभी ना अननेसेसरी कोई ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जाता है या कोई ग्रुप को डी प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे बहुत बार देखा गया है, देखो कि एसिटाइलेशन हम करते हैं, अमाइंस का एसिटाइलेशन करेंगे, या बहुत से ऐसे स्टेप्स रहेंगे कि जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को फिक्स रखने के लिए हमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये करने से बेहतर होगा कि आप कोई नया अल्टरनेटिव उसके लिए चूज़ करो। ठीक है, लाइक ये देखो, एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है हमारे पास, एम हाइड्रोक्सी, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है। ये क्या है? एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। मतलब एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड से एम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड आपको प्रिपेयर करना है। कितनी सीधी सी प्रोसेस है, आप थोड़ा सोचो कि एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड जो है उसका एक पर्टिकुलर केस में अगर आपने वहाँ पे ऑक्सीडेशन का सोचा, ऑक्सीडेशन करने का सोचा, तो हो सकता है ना CHO, ये अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो सकता है COOH में, रादर देन फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ स्टेप्स। ये स्टेप जब आप फॉलो करते हो तो उसे केमिकल भी ज़्यादा लगते हैं। अगेन वो पर्टिकुलर स्टेप का डी प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप करने के लिए वो अलग से केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं। अगेन ये होता है कि एटम इकोनॉमी जो होती है ना, तो एटम इकोनॉमी मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो भी पर्टिकुलर ये होते हैं ये केसेस में एटम इकोनॉमी पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज जो भी मटेरियल स्टार्टिंग आपने यूज़ किया है ना, उसके पूरे के पूरे जो भी एटम्स है वो यूज़ नहीं हो पाते, वो कहीं ना कहीं बीच में स्टेप्स को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट करो, उसमें चले जाते हैं। ठीक है, सो वेस्ट ज़्यादा क्रिएट होने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्वियसली इस केस में वहाँ पे एटम इकोनॉमी, देखो उन्होंने क्या किया है कि ये यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड को आप प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप का प्रोटेक्शन हमें करना है।
तो C6H5CH2Cl मतलब बेंजोइल क्लोराइड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, CHO O CH2C6H5, ये CH2C6H5 हाइड्रोजन के प्लेस पे चला गया। अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या होगा, CHO को COOH में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये ग्रुप नहीं चाहिए CH2C6H5, मतलब फिर से उसका क्या करना पड़ेगा, डी प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप करना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो आप देखो ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर काफ़ी लंबी चल रही है। ये भी प्रोसीजर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेंगी कि उन्होंने दिया हुआ है, या अच्छे से प्लीज़ वो पढ़ लेना। कॉमनली यूज टेक्निक इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज़ द यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग और ब्लॉकिंग ग्रुप्स। प्रोटेक्ट करना ग्रुप को, ब्लॉक करना। अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन मतलब ये जो होता है शुड बी मिनिमाइज और avoided if possible because such steps require additional reagent and can generate waste as well। स्टेप्स जो फॉलो होते हैं उसको वहाँ पे एडिशनल रिएजेंट्स भी तो लगते हैं। वो रिएजेंट के तौर पे कभी कभी प्रोडक्ट जब मिलता है तो उसमें आपको क्या मिल जाते हैं, वेस्ट भी बहुत मिल जाते हैं। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स को मिनिमाइज करना, स्टेप्स को कम करना, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। वी शुड फाइंड सच एन अल्टरनेटिव दैट कि एक पर्टिकुलर हम कैटालिस्ट यूज़ करें तो ये हो सकता है क्या। ठीक है, अब ये बेंजाल्डिहाइड है, M हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड है, उससे M हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करना है। सो डू वी हैव अल्टरनेटिव फॉर दिस प्रोसेस, डू वी हैव सम अनदर chemical treatment for M hydroxy benzaldehyde to be converted into M hydroxy benzoic acid, ये भी हमें वहाँ पे सोचना पड़ेगा। सो ये दोनों प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। अब हमें देखना है 9th वाला और 10th वाला प्रिंसिपल विच आर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब यहाँ देखो 9th है यूज़ ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस मतलब केमिकल रिएक्शन स्पीड्स अप विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट, दैट इज़ द कैटालिसिस। बेसिकली कैटालिस्ट का यूज़ हमें करना चाहिए। वो जो कैटालिस्ट है वो कैटालिस्ट का रेट बढ़ाते हैं, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उसके साथ साथ एनर्जी को भी मिनिमाइज़ करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू टेक्स प्लेस। उसके बाद वो भी है कि सिलेक्टिविटी जो है बेसिकली कि ये एक मटेरियल हमने लिया है उसमें से हमें इतना प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, तो ये एक सिलेक्टिविटी होती है। वो सिलेक्टिविटी को भी वहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कैटालिस्ट वहाँ पे करता है। तो कैटालिस्ट जो है बेसिकली वो वहाँ पे यूज़ करने चाहिए। रिएक्शन टाइम जो है, एनर्जी डिमांड्स जो है उनको कम करने के लिए कैटालिस्ट का यूज़ हम करेंगे। अब नीचे उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, रिएक्शन एंड नेम ऑफ कैटालिस्ट। काफ़ी सिंपल सा चार्ट है, देखो पेज नंबर 348 पे आपको देखना है। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिसे हाइड्रनिंग कहा जाता है, ऑयल से वनस्पति घी आपको प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, निकेल हम यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट। नेक्स्ट प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे मोलिब्डेनम है, आयरन है, वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ HDPE पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन हो गया है हमारा, अच्छे से याद रखो। वहाँ पे जिगलर नाटा कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड का मिक्सचर होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह आपने पढ़े होंगे तो वहाँ पे H2SO4 के प्रिपरेशन दिए जाते थे। अभी है या नहीं वो पता नहीं है, बट पुराने टेक्स्ट में वो वहाँ पे मिलते थे। तो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस जो है वो वहाँ पे लिया जाता है। मैं मार्क कर लो वहाँ पे, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गैसोलीन के सिंथेसिस में कोबाल्ट वहाँ पे यूज़ होता है। कोबाल्ट और जो TH होता है उसका एलॉय COTH एलॉय वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो ये एक एलॉय यहाँ पे हम प्रिपेयर करके यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ बेसिकली सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन। ठीक है,
अब यहाँ पे हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, विच इज़ द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री, बेसिकली डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी तो बात ठीक है, बट ऐसे मटेरियल, ऐसे केमिकल आपको वहाँ पे तैयार करने चाहिए कि जो केमिकल डिग्रेड होते हो या डिग्रेड होने के बाद वो ऐसे केमिकल वहाँ पे फॉर्म ना करे कि जो एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस इम्पैक्ट ला सकते हैं। ठीक है, सो केमिकल्स जो होते हैं वो हज़ार्डस वहाँ पे नहीं होने चाहिए, डिग्रेडेशन उनका होना चाहिए नेचुरली, बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स वहाँ पे यूज़ होने चाहिए, प्रिपेयर भी वही करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये दिया है कि यहाँ पे जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो वेस्ट भी कैसे, मतलब ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ना ही वो एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होगा और फिर वो वैसे ही परसिस्टेंट रहेगा, ऐसे वेस्ट वहाँ पे नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि इसलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ना, उनका यूज़ हम अक्सर आजकल करने लगे हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, देखा है हमने पिछले इसमें पढ़ा है नायलॉन 2 नायलॉन 6 PHP भी, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये दे कैन बी डिग्रेडेड इन द एनवायरनमेंट नेचुरली, माइक्रोब्स जो है, बैक्टीरियाज जो है, उससे वो काफ़ी आसानी से डिग्रेड हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं बायोडिग्रेडेबल, वो भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लास्टिक मटेरियल जो हम डेली लाइफ में वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक मटेरियल को लेके एक रिसाइकलिंग मार्क वहाँ पे दिया जाता है कंज्यूमर्स के लिए, वो इंफॉर्मेशन के लिए होता है, विच इज़ इंटरनेशनल प्लास्टिक रिसाइकल मार्क इज़ प्रिंटेड ऑन लार्जर एटम्स। लार्जर एटम्स जो होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक तो हम बंद नहीं करेंगे, काफ़ी बार ये करके देखा है कि प्लास्टिक पे बैन लिया जाए, बट अल्टरनेटिव उतने अच्छे नहीं है, इसलिए रिसाइकल करना प्लास्टिक को ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे PETE, HDPE, PVC, LDPE, PP और PS, अदर प्लास्टिक्स, इनके बारे में यहाँ पे हाउस होल्ड प्लास्टिक्स के बारे में एक चार्ट दिया हुआ है। वो चार्ट आपको एक बार पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे HDPE है वो तो पढ़ चुके हैं, LDP भी पढ़ चुके हैं, PVC भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब HDPE की अगर बात करें तो हाउस होल्ड क्लीनर एंड शैम्पू बॉटल्स में यूज़ होता है। स्टेटस क्या है, ट्रांसमिट्स नो नोन केमिकल इनटू फूड, वहाँ पे मतलब फूड में केमिकल कोई जाने का चांस ही नहीं है। इज़ रिसाइकल टू मेक डिटर्जेंट बॉटल, फेंसिंग, फ्लोर टाइल्स, पेंट्स, रिसाइकल करके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। PVC देखो, PVC कहाँ यूज़ होता है, स्टेटस इज़ बिलीव टू कंटेन फैलेट्स, हाँ, दैट इंटरफेयर विद द हार्मोनल डेवलपमेंट, अवॉइड, उन्होंने ये कहा है, स्टेटस में कहा है कि वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। रिसाइकल हो सकता है कहाँ पे, केबल, मड फ्लैप्स, पैनलिंग, रोडवे गटर्स एक्सेट्रा। सो ये हाउस होल्ड प्लास्टिक जो है उसके बारे में दिया हुआ है, वो अवॉइड करना चाहिए, या यूज़ होता है या फूड में कोई प्रॉब्लम आती है इसके यूज़ की वजह से ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री जो है, ग्रीन केमिस्ट्री के ये 2 पॉइंट्स हमने ख़त्म किए, और भी 2 है प्रिंसिपल्स यहाँ पे कि प्रिंसिपल हम पढ़ लेंगे, 2 प्रिंसिपल है, 11 एंड 12 वाला प्रिंसिपल, वो हम अभी देखने वाले कि 11 प्रिंसिपल क्या है और 12th वाला क्या है। यहाँ पे प्रिंसिपल 11th प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री विच इज़ रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि एनालिटिकल मेथड्स जो है, एनालिटिकल मेथड्स मतलब एनालिसिस जहाँ पे किया जाता है पर्टिकुलर रिएक्शन का, कि इस रिएक्शन में इतना हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो इतना प्रोडक्ट बनेगा, इतने वेस्ट मटेरियल बनेंगे। ये जो है यहाँ पे एनालिटिकल मेथडोलॉजीज़ जो होती है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, सो दैट जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग हो रहा है केमिकल्स का, उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहे, किसी भी चीज़ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहे, और वहाँ से ऐसे पॉइंट्स बाहर निकल के आते हैं कि वहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जब होता है तो वहाँ पे ये भी पता लगना चाहिए कि कितने हज़ार्डस केमिकल यहाँ पे
तैयार होने वाले हैं। सो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, उसका अगर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग या प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे अगर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहा तो हमें ये चीज़ पता चल सकती है कि इस रिएक्शन में कौन से स्टेज पे हमें रोकना है, ठीक है, कौन से स्टेज पे हमें इस रिएक्शन को रोकना है एंड देन कौन से स्टेज पे इस रिएक्शन को फिर से स्टार्ट करना है, सो दैट कम से कम केमिकल वेस्ट हम वहाँ पे जनरेट कर सके। सो इसके लिए मॉडर्न मेथड्स थोड़े अडॉप्ट होने चाहिए। एनालिटिकल मेथोडोलॉजीज़ जो है, एनालिटिकल जो मेथड्स होते हैं उनको इतना इम्प्रूव करना चाहिए। बेसिकली कंप्यूटराइज्ड ये टेक्निक्स वहाँ पे अगर रहे तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिससे ये होगा कि हम आगे जो इस एक पर्टिकुलर रिएक्शन से आगे अगर कोई केमिकल वेस्ट जनरेट हो रहा हो तो वो केमिकल वेस्ट हम वहीं पे स्क्रीन कर सकें और वहीं पे उस केमिकल वेस्ट को कैसे वहाँ से निकाला जा सकता है उसके लिए कुछ एप्लीकेशन या उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर दे सके। सो ये है यहाँ पे रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंशन। पोल्यूशन प्रिवेंशन भी इसमें से अपने आप ही वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट है सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ़र केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन हमें ये करना होगा कि वी नीड टू लाइक डेवलप केमिकल प्रोसेसेस दैट आर सेफ है एंड ऐसे एक्सीडेंट फ्री, मतलब ऐसे एक्सीडेंट मिसहैप वहाँ पे नहीं होने चाहिए। केमिकल एक्सीडेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, हम न्यूज़ भी पढ़ते हैं, उसमें समझ में आता है कि इतने वर्कर्स वहाँ पे घायल हो गए हैं, इतने वर्कर्स जो है उनकी जान गंवा बैठे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं केमिकल एक्सीडेंट जो है ये काफ़ी ऑफन हो चुका है, काफ़ी कॉमन हो चुका है, तो ये हमें रोकना पड़ेगा। उसके लिए सेफ़र केमिकल्स का यूज़ हमें करना पड़ेगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल अगर देखें तो अगर थोड़ा लॉजिक लगाओ, गैशियस सब्सटेंस अगर रहेंगे जिसके साथ आप कोई मेथड को आगे बढ़ा रहे हो या आप रॉ मटेरियल ही ले रहे हो वहाँ पे एज अ गैशियस मटेरियल, तो वो जो मटेरियल है गैशियस मटेरियल के साथ जब आप कोई प्रोसेस को आगे बढ़ाते हो तो वो प्रोसेस में एक्सीडेंटल मिसहैप होने के चांसेस बहुत रहते हैं रादर देन हैविंग लिक्विड एंड सॉलिड काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। लिक्विड और सॉलिड रॉ मटेरियल में इतने चांसेस, एक्सीडेंटल चांसेस वहाँ पे नहीं होते जितने गैशियस मटेरियल जब आप रॉ या स्टार्टिंग मटेरियल में यूज़ करते हो वहाँ पे होते हैं। सो क्यों ना हम गैशियस मटेरियल को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या प्रेशर पे क्या करें, कंप्रेस करें, सो दैट इट विल बी changed into its liquid form or you can say semi liquid form you can say, और फिर हम वो यूज़ करें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द केमिकल प्रोडक्ट। तो ये हमें करना पड़ेगा सो दैट हम बोल सकते हैं कि वी आर यूजिंग सेफर केमिस्ट्री एंड वी आर यूजिंग सेफर केमिकल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ टिपिकल केमिकल प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट्स, these are basically you can say principles of green chemistry आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यू विल हैव टू रीड इट वंस ट्वाइस थ्राइस, आप जितनी बार बोलो उतनी बार उसको आपको वहाँ पे पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद ही सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। थियोरेटिकल है पूरा, उसमें कोई भी रिएक्शन या उसमें कोई भी लॉजिक का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। थियोरेटिकल पार्ट्स है, पूरे थियोरेटिकल पार्ट्स है। तो जितना पढ़ोगे उतना याद में रहेगा आपके, नहीं पढ़ोगे तो लिख नहीं पाओगे, कुछ वहाँ पे मैं कर नहीं सकती हूँ। सो प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे वो हमने कंप्लीट किए हैं। देन नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स some important points which are based on green chemistry and then we will be moving towards nano chemistry.